क्या वाकई में कोई एक चिट्ठी थी जिसने आधी रात एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर किया कि वो अपने फैसले बदलें? क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों कभी भी इतना निराश देखा है, खास तौर पर पिछले 10 सालों में? दोस्तों एक जलवा हुआ करता था जब मोदी जी लोकसभा में आते थे या किसी इवेंट में जाते थे। पिछले 10 सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जब मोदी जी टीवी पर नहीं होते थे। और खास तौर पर 2014 और 2019 की जीत के बाद आपने देखा होगा, मतलब शुरुआत के 20, 25, 50 दिन हर दिन मोदी जी टीवी पे आते थे और मोदी जी का कोई ना कोई इवेंट होता था जहां मोदी जी बोल रहे होते थे और टीवी चैनल्स उसको दिखाते थे। लेकिन 4 जून के बाद से अब तक कितने इवेंट्स हुए हैं जिसमें मोदी जी बोले हैं? और अगर बोले भी हैं, बोले तो होंगे ही ऑफ कोर्स, प्रधानमंत्री के बहुत से इवेंट्स होते हैं, लेकिन कितने ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनको लाइव दिखाया गया, जिन पर लाइव विवेचना हुई, चर्चा हुई? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे भी हो गए इस बीच, लेकिन उसका भी उस तरह का जलवा नहीं रहा जिस तरह का जलवा होता था। तो क्या वाकई में पीएम मोदी अंदर से उतने निराश हैं जितने दिखाई देते हैं? हालांकि इस तरह की बातें दोस्तों हवा हवाई हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक खबर मेरे सामने आई जो मुझे लगा मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि इस खबर से पता चलता है कि इस सरकार की बुनियाद कितनी बुरी तरह से हिली हुई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए मोदी जी। अच्छी खासी सीटें भी जीती है बीजेपी ने, मतलब बहुमत से वो दूर हो गए लेकिन अच्छी खासी सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में अभी भी बीजेपी। और देखिए, मंत्री भी अपने मन के बनाए हैं मोदी जी ने, लोकसभा अध्यक्ष भी अपने मन का बनाया है। उसके बावजूद भी कुछ है दोस्तों, कुछ है जो लगातार अंदर ही अंदर क्या मोदी जी को परेशान कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने इस बीच एक बात बोली है जो आपको बड़े गौर से और ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इस बात के अंदर ही पीएम मोदी के चेहरे के अंदर, पीएम मोदी के चेहरे का जो नूर गायब हुआ है वो सब कुछ छुपा हुआ है। केपी मलिक लिखते हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलने के पीछे की कहानी खुलने लगी है। साहिब चाहते थे कि ये दोनों इस बार शांत रहें और जिन राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आदि में चुनाव होने वाले हैं वहां बजट में विशेष कृपा करनी है ताकि चुनाव निकल सके। परंतु नीतीश और नायडू ने साहिब की गर्दन दबाकर पैकेज देने के लिए मजबूर कर दिया। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने तो दबाव बनाने की नीयत से चाल चलते हुए समर्थन वापसी की चिट्ठी भी टाइप करवा ली थी, फिर उसे जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को लीक कर दिया जिसने तत्काल साहिब को अलर्ट कर दिया। मरता क्या न करता, पैकेज देना पड़ा। खैर, लगता है अभी तो सत्ता बनी रहेगी। ये तो शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। दोस्तों, केपी मलिक कहते हैं कि मोदी जी की एक तरह से गर्दन दबा दी थी नायडू और नीतीश ने। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब नायडू और नीतीश, सही बात है कि ये बैसाखियां हैं जिसकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर इस बजट में इतना भारी भरकम एलोकेशन आंध्र प्रदेश और बिहार को ना होता तो दोनों समर्थन खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन क्या इस लेवल की प्रेशर पॉलिटिक्स चल सकती है नायडू की तरफ से कि वो बाकायदा समर्थन वापसी की चिट्ठी टाइप करवा दे और उस चिट्ठी को लीक करवा दे, जानबूझकर ऐसे आदमी को लीक करवा दे जो खबर वहां तक पहुंचा दे जहां तक पहुंचनी चाहिए, और मोदी जी तत्काल एक्शन में आ जाए और उसके बाद जो फंड एलोकेशन हो वो आंध्र प्रदेश और बिहार को हो जाए? दोस्तों, ये इन बातों पर विश्वास करें न करें, ये तो खैर केपी मलिक के सूत्र हैं, मैं तो इसकी पुष्टि कर नहीं सकती। लेकिन जो कि शुरुआत से पिछले 4 जून के बाद से लगातार कहा जा रहा है, मैंने भी कई बार कहा है कि चंद्रबाबू नायडू इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। उनके लिए अब दिल्ली आना, मंत्रियों से मुलाकात करना रोज का काम है। 2 बार जब से सरकार बनी है 2 बार वो दिल्ली आ चुके हैं और केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, और उसका क्या असर दिखा वो असर भी हम जमीन पर देखने लगे हैं। तो ये कह देना कि उन्होंने समर्थन वापसी की चिट्ठी लिख दी थी फिर लीक कर दी, इस पर विश्वास किया जाए ना किया जाए ये अलग बात है। लेकिन आप खुद सोचिए, इसी साल 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, और दोस्तों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। महाराष्ट्र इज ए इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां हर पार्टी चाहती है उसकी सरकार बने, क्योंकि वहां से फंड अच्छा खासा आता है। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया बीजेपी ने। महाराष्ट्र को जिस तरह से बड़ी घोषणाओं से दूर किया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बयान नहीं देते कि महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी हावी है, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात जा रहे हैं और महाराष्ट्र की जेब खाली की जा रही है, महाराष्ट्र से मौके छीने जा रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है। और महाराष्ट्र में जो गुजरात को लेकर या गुजरात के व्यवसाय को लेकर जो सेंटीमेंट है ये आज का नहीं है, ये शुरुआत से है।
तो बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष जब उस सेंटिमेंट को और बढ़ावा दे रहा है, क्या मोदी जी नहीं चाहते होंगे कि महाराष्ट्र में एलोकेशन हो? क्या मोदी जी नहीं चाहते होंगे कि हरियाणा में बड़े घोषणाएं हो, हरियाणा में बड़े बदलाव हो, हरियाणा में बड़े बड़े फायदे हो? इसके लिए तो मोदी जी ने चुनाव से पहले कैबिनेट बदल दिया, सीएम सहित, और मनोहर लाल खट्टर को बकायदा मलाईदार मंत्रालय दिए गए। क्या मोदी जी नहीं चाहते होंगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद, दोबारा सीएम बनने के बाद वो अपनी जमीन एक बार फिर से मजबूत करे? लेकिन वहां ऐसी बड़ी घोषणाएं नहीं हुई जिस पर ध्यान जाए जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार में गया है। तो फिर किसने रोका था मोदी जी को ऐसा करने से? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि इस बार जब बजट पेश हो रहा था और जो चेहरे पर निराशा थी मोदी जी के चेहरे पर इस तरह की निराशा मैंने हाल के बहुत से बजट पेश किए निर्मला जी ने, मैंने नहीं देखी उनके चेहरे पर निराशा। उनका चेहरा था काफी अनमना सा था। इसके अलावा एक कदम और जाते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन इस इंतजार में है कि नायडू साहब नाराज हो, नीतीश कुमार नाराज हो, नायडू साहब सच में कोई चिट्ठी टाइप कर दें और इस बार लीक ना करें, चिट्ठी पहुंचा दे दिल्ली के लिए? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इंडिया गठबंधन ये समझ चुका है कि नीतीश और नायडू के भरोसे कि शायद ये सरकार गिरा दे, सरकार ऐसे नहीं गिरेगी, और सरकार गिराना चाहता भी नहीं है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो किसी भी हाल में ऐसे हिंट नहीं देना चाहता कि हमने सरकार को अस्थिर किया, क्योंकि विपक्ष को विपक्ष में बैठने का ही मैंडेट मिला है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं। इस बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है, मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखें। दोस्तों आज के अखबारों में खबर छपी है, बाकायदा वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी कल दिल्ली आए, जंतर मंतर पर उन्होंने विरोध दर्ज किया और आंध्र प्रदेश की योजनाओं को लेकर, आंध्र प्रदेश के मुद्दों को लेकर उन्होंने विरोध किया। इस बीच बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ दोस्तों। क्या अखिलेश यादव और शिवसेना के सांसद संजय राउत उनसे मुलाकात करने गए। दोस्तों जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक ये दो नेता हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने पिछले 10 सालों में, मोदी जी की सरकार जब इससे पहले चली तो कभी एनडीए का ये हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर एक तरह से गुप्त समर्थन या अप्रत्यक्ष समर्थन सरकार को देते रहे। बड़ा बिल पास होना है, जगन मोहन रेड्डी सरकार से सट लिए। कोई बड़ा फैसला होना है संसद में, सरकार को गिनती की कमी पड़ रही है, वोटों की कमी पड़ रही है, तो इसके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी उनके साथ सट ली। लेकिन दोनों पार्टियों को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। नवीन पटनायक की पार्टी तो खैर साफ हो गई, उड़ीसा से सत्ता से बाहर हो गई और लोकसभा में भी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है बीजू जनता दल को। और जगन मोहन रेड्डी के साथ क्या हश्र हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस बीच में आपको बताऊं दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी की सरकार को लेकर बहुत सी शिकायतें रही हैं, जिस तरह की सरकार उन्होंने चलाई है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की तमाम राजनीतिक भूलों को हम साइड में रखते हैं तो जगन मोहन रेड्डी ना एक बड़े मेहनती नेता हैं। उनके पिता के देहांत के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपनी नई पार्टी खड़ी की, बहुत ही सक्रिय और बहुत ही एक्टिव नेता हैं और बहुत होशियार नेता हैं जगन मोहन रेड्डी। वो आराम से हार कर बैठने वालों में से नहीं है। देखिए वो तुरंत एक्टिव हो गए। अब जगन मोहन रेड्डी का एक्टिव होना नायडू साहब को भी आंध्र प्रदेश में परेशान करेगा, क्योंकि जो फंड एलोकेशन हो रहा है ना दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एक तरह से आंध्र प्रदेश में उसका अनऑफिशियल ऑडिटर होगी। विपक्ष में रहते हुए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी सरकार से। इतना आसान नहीं है नायडू साहब के लिए आंध्र प्रदेश में सरकार चलाना, और आंध्र प्रदेश में नायडू साहब के लिए मुश्किल आएगी तो वो मुश्किल जाहिर तौर पर उनके सहयोगी के लिए भी आएगी, जो कि केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी है। तो ये लगातार बदलता घटनाक्रम बहुत से इशारे कर रहा है इंडिया गठबंधन की बदलती रणनीति। अब आप देखिए संसद में मोदी जी इतने मजबूर, इतने लाचार कि सत्र के शुरू होने से पहले ही गले में कंपन लिए और गुस्सा लेकर कह रहे हैं कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया। मतलब ऐसा कैसे आपने कभी सुना? प्रधानमंत्री कोई बोल रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरा गला घोटने का प्रयास किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी विरोध होता था, मोदी जी का पिछली लोकसभा में भी विरोध हुआ है अडानी के मुद्दे पर, जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था तब उन्होंने कभी नहीं कहा, तब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे को 2.5 घंटे बोलने नहीं दिया गया, मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया। ये मोदी जी इतने मजबूर, इतने लाचार ना केवल हैं बल्कि वो दिखा रहे हैं। तब दोस्तों जब संसद के अंदर विपक्ष मजबूत हुआ है, सत्ता में नहीं आया है, सत्ता में अब भी मोदी जी हैं, उसके बावजूद भी उनको लेकर ऐसी खबरें आना कि चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी टाइप कर दी थी, चिट्ठी लीक भी कर दी, रातों रात मोदी जी को पता चल गया, फिर मोदी जी ने को मजबूरी में फंड एलोकेशन करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि वाकई में मोदी जी इतने लाचार हो सकते हैं कि उनकी वाकई में कोई गर्दन पकड़ ले, जैसा कि केपी मलिक ने लिखा है अपनी इस खबर में कि नीतीश नायडू ने उनकी गर्दन पकड़ ली? क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? और अगर ऐसा हुआ तो इस सरकार के गिरने क्या का इंतजार करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार हर दिन कमजोर हो रही है।
हर दिन ये सरकार लगातार कमजोर हो रही है। ये अपने आप में इतिहास में इकलौती ऐसी सरकार है जो सरकार गठन के बाद से ही लगातार न केवल कमजोर हो रही है राजनीतिक तौर पर, बल्कि उसको लेकर अलोकप्रियता भी बढ़ रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे रेल हादसों को लेकर मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का मुद्दा हो, या फिर मणिपुर को लेकर मुद्दा हो, या विपक्ष का हमला हो, ये लगातार हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।